Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 3, life in the rural areas. Student, in this video we'll see what changes came in the villages after the arrival of Britishers, how their life was affected. Britishers के आने के बाद villages में क्या changes हुए, किस तरीके से हमारे villages की life में changes आए, वो सब इस video में हम लोग discuss करेंगे. Students, when Britishers came to India, villages were self-sufficient unit. जब Britishers इंडिया आए थे तब तक हमारे villages self-sufficient unit थे. जितनी भी चीज़ें विलेजेस को रिक्वायर्ड होती हैं वो सब खुद प्रोड्यूस कर लेते थे. आज भी आप विलेजेस में जाएंगे तो हर घर का एक बहुत बड़ा सा ओपन एरिया होता है. उस ओपन एरिया में वो जितने भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स उनकी रिक्वायरमेंट के होते हैं वो सारे ग्रो कर लेते हैं. प्लस हर घर में आपको काऊ मिलेगी जो उनकी मिल्क की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है. जो फार्म लैंड होती है वो उनकी ओन्ड होती है, वो उस पर कल्टिवेशन करते हैं. ही कुड नॉट बी एविक्टेड, और उन्हें निकाला नहीं जाता अपनी ज़मीनों से. एविक्टेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? टू फ्री समबडी ऑफिशियली टू लीव द लैंड. किसी को ऑफिशियली उसकी ज़मीनें छोड़ने को कह देना. और पर ऐसा तो पहले नहीं होता था, उसको उसकी ज़मीनों से कभी निकाला नहीं जाता था. इन रिटर्न ही पेड अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस टू द किंग. अपनी जो प्रोड्यूस होती थी, जो एंड रिजल्ट होता था कल्टिवेशन के बाद, उसका एक स्मॉल अमाउंट वो किसको पे कर देता था? किंग को पे कर देता था. अगर कभी क्रॉप फेल हो जाए किसी भी नेचुरल कैलेमिटीज से, चाहे तो वो फ्लड हो या ड्रॉट हो, तो जो किंग होता था वो अपने सब्जेक्ट का इतना ध्यान रखता था स्टूडेंट कि वो लैंड रेवेन्यू को कम कर देता था. और अगर सिचुएशन एक्सट्रीम हो जाए तो टोटली रोट इट ऑफ भी, पूरी तरह उसको ख़त्म भी कर देता था कि भाई इस ईयर का आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है. आई बात समझ में? तो इस पैराग्राफ में आप लोग समझेंगे कि जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे हमारे विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट यूनिट थे. जो ज़मीनें फार्मर्स की होती थी वो उनकी अपनी होती थी, कोई उन्हें उससे एविक्ट नहीं करता था. इन रिटर्न दे हैव टू पे अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूस टू द किंग. अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई तो आपका वो जो अमाउंट पे करने वाला वो कम हो जाता था, और कई बार पूरी तरह आपको देना नहीं होता था. But the coming of Britishers, how it changed the situation. Britishers आए, उन्होंने इस सिचुएशन को कम्प्लीटली चेंज कर दिया. रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एजेंट अपॉइंट किए कंपनीज ने. इट वॉज फिक्सड एंड हैड टू बी पेड इन अ कैश. अब रेवेन्यू कलेक्शन करने का काम एजेंट्स को दे दिया था कंपनीज ने. रेवेन्यू फिक्स होता था और कैश में पे करना होता था, और कोई कंसेशन आपको नहीं मिलता था. नो कंसेशन वॉज गिवन इवन ड्यूरिंग ईयर्स व्हेन क्रॉप फेल. पूरी तरह अगर क्रॉप फेलियर भी हो जाए तो भी नो कंसेशन, कोई कंसेशन आपको नहीं मिलेगा. नाउ colonial agrarian policies. Student, I hope you all have seen chapter 1 and chapter 2 video. Why so? Because these are the basic chapters जहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकल पावर गेन की, है ना. तो आई होप यू ऑल हैव सीन. नहीं देखा है तो देख लेना. चलो, तो स्टूडेंट बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स की जीत हुई और इंडियंस की हार हुई. तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको रेवेन्यू कलेक्शन राइट मिल गए. So student, after winning Battle of Buxar, the English East India Company got the right to collect the revenue from Bengal, Bihar, Orissa. Now Odisha, Odisha से, बिहार से, बंगाल से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा कौन? कंपनी. Company required a huge amount of money for the purchase of goods in India. ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया से बहुत सारे कुछ खरीद रही थी, जैसे स्पाइसेस, टेक्सटाइल, सैंडलवुड. तो ये सारे कुछ को परचेस करने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए था. एंड एक्सपोर्ट देम टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन. स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना आसान काम नहीं है. तो इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्रिटिशर्स को पैसा चाहिए होता था. एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स को रिक्रूट करते थे और ऑफिसर्स को पे करना पड़ता था मंथली. तो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए आर्मी मेंटेन कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स थोड़े लड़ाकू स्वभाव का था, तो न्यूमरस वॉर फॉट कर रहा था तो उस टाइम में ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में. तो इंडिया में अगर वो कोई वॉर लड़ रहा है तो उसके लिए भी फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए, और अब्रॉड में लड़ रहा है तो उसके लिए भी उसे पैसा चाहिए. तो इट रिक्वायर्ड मनी फ्रॉम इंडिया फॉर वेरियस पर्पज. फर्स्ट, टू परचेज गुड्स इन इंडिया, टू मेंटेन आर्मी, टू रन एडमिनिस्ट्रेशन, और टू फंड द वॉर. भले ही वो इंडिया में लड़ा जा रहा हो या बाहर लड़ा
All along, English East India Company is a company, and the major motive of any of the company is to earn as much as possible. तो कंपनी का एम ही था कि वो जितना ज़्यादा पैसा अर्न कर सके उतना ज़्यादा पैसा अर्न करे. Since land revenue was the main source of income of उस टाइम में स्टूडेंट ONGC, BHEL ऐसी कंपनीज तो थी नहीं, रिलायंस तो था नहीं जो गवर्नमेंट को एक बड़े अमाउंट में टैक्स पे करेगा. तो बेसिक जो इनकम थी, सोर्स ऑफ इनकम था, वो क्या था? लैंड रेवेन्यू था. एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हुआ करती थी. तो उसमें एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है अगर आपकी, तो आप सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से गेन करेगी हमारी सरकार? लैंड रेवेन्यू से. So student, the only source is land revenue, and to collect it timely was very important task for the company. इसको टाइम से कलेक्ट कर लो, एक अच्छे अमाउंट में कलेक्ट कर लो, ये ब्रिटिशर्स हमेशा से चाहते थे. तो स्टूडेंट पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज वॉरेन हेस्टिंग. तो वॉरेन हेस्टिंग ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था इजारेदारी सिस्टम. इजारदारी सिस्टम. तो वो जो इजारदारी सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे वॉरेन हेस्टिंग. उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, इसमें बिड लगवाई, ऑक्शन करवाई रेवेन्यू कलेक्शन के लिए. अब ऑक्शन के लिए जैसे A, B और C पर्सन आए, सब अपने अपने हिसाब से बोलेंगे कि मैं इस विलेज का रेवेन्यू कलेक्ट करूँगा. और बिडिंग के टाइम पे आपको इन तीनों विलेज के लिए बोली लगानी है. ठीक है. तो ए ने बोला मैं इन तीनों विलेजेस से 2 लाख रुपीज़ रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता हूँ. बी ने बोला मैं 2.5 लाख रुपये रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता हूँ. सी ने बोला मैं 3 लाख रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता हूँ. क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन था. ये ऑक्शन में हर ज़मींदार को ऐसा लगता था, हर उस व्यक्ति को जो बिड लगा रहा है उसको लगता था कि मुझे ही जीतना चाहिए. तो वो मैक्सिमम अमाउंट कोट कर देता स्टूडेंट, जिसका एक्चुअल लैंड की प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना ही नहीं होता. तो ब्रिटिशर्स को फ़ायदा कहाँ से मिलेगा? सी से, कि सी भैया उस उतने विलेजेस से हमें कितना अमाउंट ला के देगा? 3 लाख रुपए. तो वो किसको दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट? सी को. अब सी थोड़ा सा है बेवकूफ़, क्योंकि उसने एक्चुअल में एनालिसिस ही नहीं किया है कि कितना अमाउंट में रियलाइज़ कर सकता हूँ उस विलेज से, पर उसने ऑक्शन में बोली तो लगा दी है. मुझे लगता है इतना समझ में आया होगा. तो स्टूडेंट्स, जो भी हाईएस्ट बिडर होता उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. पर ये सिस्टम फेल हुआ एज बिड्स वर मेड फॉर एन अमाउंट मच मोर देन व्हाट द लैंड कुड एक्चुअली प्रोड्यूस. लैंड में जितना एक्चुअल में प्रोड्यूस होता उससे कई ज़्यादा की तो आपने क्या लगा दी है प्यारे? बिड लगा दी है. तो अब सोचो, कभी उतना आप तो कलेक्ट नहीं कर पाओगे. तो ये सिस्टम क्या हुआ? फेल हुआ. सो द कंपनी नेवर गॉट द फुल अमाउंट. कंपनी को कभी, जैसे हमने अभी देखा, सी ने 3 लाख के लिए बिड लगाई थी, पर वो 3 लाख कभी कलेक्ट ही नहीं कर पाया. बिडिंग अमाउंट ईयर टू ईयर वेरी करता, रिजल्टिंग इन एन इनस्टेबिलिटी ऑफ इनकम टू द कंपनी. हर अमाउंट देखो, हाईएस्ट जो कोट होता, सपोज करो सी ने इस ईयर 3 लाख रुपये लगाया और वो उसको कलेक्ट नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट ईयर ये अमाउंट वेरी कर जाएगा, इससे कम कोट करेंगे और हो सकता है उतना भी वो रियलाइज ना कर पाए. तो इस तरीके से कंपनी इनस्टेबल रही इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. फिर स्टूडेंट्स, कंपनी की टेंशन और बढ़ गई. नाउ दे वांट टू स्मूथ इन द रेवेन्यू कलेक्शन मैकेनिज्म. वो इस तरीके से इसको चेंज करना चाहते थे कि कंपनी को रेगुलर रेवेन्यू मिलता रहे. द कंपनी ब्रॉट अबाउट सम चेंजेस. कंपनी ने थोड़े चेंजेस लाए. उन्होंने 3 न्यू सिस्टम रेवेन्यू कलेक्शन के इंट्रोड्यूस किए. पहला था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा था महलवारी सिस्टम, तीसरा था रैयतवारी सिस्टम. परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम. एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट, ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, की पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं. ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया? बंगाल और बिहार में. कहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया स्टूडेंट? बिहार और बंगाल में. सेकेंड, कब इंट्रोड्यूस किया? 1793 में. सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 इन बंगाल एंड बिहार. सेकेंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस. किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने. तो 3 पॉइंट आ जाएंगे परमानेंट सेटलमेंट के. Firstly, it was introduced in Bengal and Bihar. Second, introduced by Lord Cornwallis in which year? 1793. Next, क्या फीचर थे इसका फीचर था
The revenue to be collected from an area was fixed permanently with no scope of revision later. एक जगह से जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करना उसका अमाउंट पहले ही फिक्स कर दिया जाता था और उसमें कोई रिविजन बार बार चेंजेस नहीं। स्टूडेंट्स और जो लोकल ज़मींदार होता है उसको कहा जाता है कि आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है पीजेंट से, किसानों से। रेवेन्यू कलेक्ट कौन करेगा? लोकल ज़मींदार। एवरी ईयर ही हैड टू पे द फिक्स्ड अमाउंट बाय सर्टेन डेट। Every year, the local zamindar will pay a fixed amount on a fixed date to the Britishers. English East India Company को एक fixed amount local zamindar pay करेगा. If he was able to collect more revenue from the land, he could keep the surplus amount. बच्चा देखो, मुझे तो तुमने बोला कि 3 लाख रुपये देनी है तो मैं तुम्हें क्या दूंगी? 3 लाख। अगर 3.5 या 4 लाख भी मैं रेवेन्यू कलेक्ट कर पाती हूँ पीजेंट से तो मैं आपको नहीं दूंगी, बिकॉज यू हैव फिक्स दैट अमाउंट। चलो, ये तो हम बोल सकते हैं कि लोकल ज़मींदार के लिए फ़ायदा हुआ, बट एक लॉस भी है। बट इफ़ ही कुड नॉट पे द स्टिपुलेटेड अमाउंट, जो फिक्स्ड अमाउंट है, अगर आप उसको पे नहीं कर पाए तो क्या होगा स्टूडेंट? स्टिपुलेटेड का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, टू से एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली जो अमाउंट आपसे हमने बोला था अगर वो आप पे नहीं कर पाए, सो यू हैव टू लॉस और सेक्रीफाइस योर ज़मींदारी राइट्स। ठीक है, देखो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने कलेक्ट कर लिया, ब्रिटिशर्स को फिक्स दिया, आपको एक अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। पर अगर आपने डिज़ायर्ड अमाउंट डिज़ायर्ड डेट पे मतलब जो भी फिक्स डेट पे नहीं दिया तो बच्चा आपकी ज़मींदारी आपके हाथों से छिन जाएगी। द लैंड देन वुड बी गिवन टू अनदर ज़मींदार, और फिर आपकी ज़मीनें दूसरे ज़मींदार को दे दी जाएगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो रेगुलर इनकम चाहिए थी। ये जो सिस्टम था रेवेन्यू को एडवांस में फ़िक्स कर देना, वो कंपनी के लिए बहुत ही एडवांटेजस हुआ। इससे क्या हुआ? कंपनी को एक फ़िक्स्ड और रेगुलर इनकम मिल गई और टैक्स कलेक्शन में भी कोई ट्रबल नहीं आया। पीजेंट से इजीली टैक्स कलेक्ट होता रहा, फिक्स्ड और रेगुलर इनकम मिल गई, और इससे ब्रिटिशर्स की लॉयल एक न्यू क्लास का भी फॉर्मेशन हुआ, जो थे लैंडलॉर्ड्स, ज़मींदार। लैंडलॉर्ड्स ब्रिटिशर्स के बहुत लॉयल हो गए। क्यों लॉयल हो गए? क्योंकि यहाँ पर ज़मींदार्स को रेवेन्यू कलेक्शन राइट मिल गए, वो रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देते और थोड़ा बहुत अपने पास भी बचा लेते। कुछ लैंडलॉर्ड बचा नहीं पाए, उनकी ज़मींदारी भी छीनी, पर वो बात एक अलग है। पर एक न्यू क्लास रेडी कर ली ब्रिटिशर्स ने, जो कि ब्रिटिशर्स की बहुत लॉयल थी, जिसका नाम था लैंडलॉर्ड ज़मींदार। और ये जो अगर पूछा जाएगा कि क्या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कंपनी के लिए एडवांटेजेस था, तो यस, एडवांटेजेस था। पीजेंट्स ने पर बैडली सफ़र किया, टेरेबली सफ़र किया स्टूडेंट इस सिस्टम में, बिकॉज दे हैव टू पे अ ह्यूज अमाउंट, अ हाई अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड कुड बी एविक्टेड फ्रॉम द लैंड। उनको ऑफिशियली उनकी ज़मीनों से निकाल दिया जाता इफ़ दे फेल टू पे द रेवेन्यू। एक तो रेवेन्यू इतना ज़्यादा हाई होता है, उसके ऊपर से अगर वो रेवेन्यू किसी ईयर पे नहीं कर पाते हो तो उनको उनकी ज़मीनों से निकाल दिया जाता। देखो, जो ज़मींदार था उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो मनी को री इन्वेस्ट करे प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड में। लैंड की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, तो प्रोडक्शन धीरे धीरे करके डिक्लाइन करने लग गया। स्टूडेंट्स देखो, लैंड को भी प्रोडक्टिविटी चाहिए। क्या चाहिए? प्रोडक्टिविटी नहीं चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जिससे उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। कि उसमें फर्टिलाइज़र इंड्यूस करो, मैन्योर इंड्यूस करो, प्रॉपर इरिगेशन कैनाल वहाँ तक ले आओ। पर ऐसा कोई भी प्रोविज़न ज़मींदार ने नहीं किया, क्योंकि ज़मींदार खुद सिक्योर नहीं थे। उन्हें लगता था कि इफ़ इन एनी ऑफ द ईयर इफ़ आई एम नॉट एबल टू कलेक्ट द अमाउंट इन अ प्रॉपर वे और फिक्स्ड अमाउंट, देन माई ज़मींदारी राइट विल बी ट्रांसफर टू अनदर ज़मींदार। तो वो उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और इस तरीके से जो लैंड की प्रोडक्टिविटी थी वो डिक्लाइन कर गई, कम हो गई। जितना आप फर्स्ट ईयर में उस पर प्रोड्यूस कर पा रहे थे, लेटर ईयर्स में आपने उतना उस पर प्रोड्यूस नहीं किया। और रेवेन्यू डिमांड जो ज़मींदार की थी वो बढ़ती चली गई। रेवेन्यू पे करने के लिए जो पेजेंट्स थे वो मनी लैंडर से मनी बोरो कर लेते। देखो क्यों कर लेते? क्योंकि ये ज़मीन मेरी है। अगर आज मैं इसके ऊपर प्रॉपर टैक्स पे नहीं कर पाऊँगी स्टूडेंट, तो मेरी ज़मीन मुझसे लेके किसी बी या सी को दे दी जाएगी, तो भाई फिर मैं क्या करूँगी? तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जितना टैक्स का अमाउंट मुझे पे करना है, मैं मनी लैंडर से बोरो कर लेती हूँ, उधार ले लेती हूँ और पे कर देती हूँ। वंस इन डेट द पीजेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट आउट। बच्चा एक बार अगर वो कर्ज में फंस गए तो पीजेंट्स कभी भी इस साइकिल से, डेट साइकिल से, विशिशियस डेट साइकिल से बाहर नहीं निकल पाए।
स्टूडेंट महलवारी सिस्टम पे एक क्वेश्चन भी है, तो आपको महलवारी सिस्टम ठीक से लर्न करना है। तो पहला पॉइंट आप लर्न करेंगे कि महलवारी सिस्टम था जो इंट्रोड्यूस हुआ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में एंड पंजाब में। द एरियाज वेयर महलवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। याद रहेगा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश था, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश था एंड पंजाब। In these areas, land was commonly owned by a group of villages called महल। ये जो एरियाज थे यहाँ पर ज़मीनें कॉमनली ओन की जाती थी। एक विलेज को क्या बोलते थे? महल। महल मीन्स विलेज। एक पूरे विलेज की कॉमन प्रॉपर्टी होती थी, ज़मीन पूरा विलेज ओन करता था। सो दे हैव गिवन द राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द विलेज हेडमैन। ठीक है, तो इन्होंने विलेज हेडमैन को रेवेन्यू कलेक्शन राइट दे दिए। द टास्क ऑफ कलेक्टिंग एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू हेडमैन। विलेज मैन, जो हेडमैन है, ज़मींदार की पोजीशन अब किसने ले ली? विलेज हेडमैन ने। ठीक है, ये पीजेंट से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और किसको दे देगा? ब्रिटिश को या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा। पीजेंट से कलेक्ट करेगा कौन बच्चा? विलेज हेडमैन। फिर किसको दे देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को। And student, one revision is there in this system, one improvement is there in this system. Revenue was not fixed permanently, revenue fixed नहीं था permanently, इसको आप periodically revise कर सकते थे। You are getting my point? See the basic difference between permanent settlement system and Mahilwari system is that in permanent settlement system revenue amount was fixed, but here in Mahilwari system revenue amount was not fixed permanently but could be revised periodically. Second difference क्या बोलेंगे? There in permanent settlement system the revenue collection right is given to zamindar, here the revenue collection right is given to village headman. नेक्स्ट सिस्टम है रैयतवारी सिस्टम। तो ये जो रैयतवारी सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो ने। अच्छा, ये इसका महलवारी सिस्टम का इंट्रोडक्शन नहीं दिया ना, किसने किया था? स्टूडेंट, ये इंट्रोड्यूस किया था महलवारी सिस्टम इज इंट्रोड्यूस बाय हॉल्ट मैकेंजी। किसने इंट्रोड्यूस किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। आप लोग स्पेलिंग एक बार प्रॉपर देख लेना। महलवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय, ये स्टूडेंट स्पेलिंग लिख लें यहाँ पर। तो जो महलवारी सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किसने किया था स्टूडेंट? हॉल्ट मैकेंजी। महलवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, नाउ स्टूडेंट रैयतवारी सिस्टम। तो रैयतवारी सिस्टम को डिवाइस करने वाले थे थॉमस मुनरो। Who devised this system? Thomas Munro. That is why sometime रैयतवारी सिस्टम is also called मुनरो सिस्टम। तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, मैम मुनरो सिस्टम पूछेगी तो भी आपको रैयतवारी ही लिखना है। रैयतवारी सिस्टम को डिवाइस करने वाले थे थॉमस मुनरो। दैट इज़ वाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड मुनरो सिस्टम। बेसिकली इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्ट ऑफ मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अंडर दिस द कंपनी मेड रेवेन्यू सेटलमेंट डायरेक्टली टू द रैयत। अच्छा, ये इसमें एक और नया चेंज आया। इसमें ये सिस्टम था कि बिफोर सम मिडिल मैन वॉज देयर इन परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ज़मींदार था बीच में, पीजेंट्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के। फिर हमने इसके बाद महलवारी सिस्टम देखा तो वहाँ पर विलेज हेडमैन था बीच में, पीजेंट्स और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। पर ये जो सिस्टम है रैयतवारी सिस्टम में, इसमें हमने मिडिल मैन को एलिमिनेट कर दिया है। डायरेक्ट रैयत कोई क्या बोलते हैं बच्चा? पीजेंट रहेगा और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी, कोई मिडिल मैन नहीं रहेगा। रैयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया थॉमस मुनरो ने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। इसमें डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन किया जाता था रैयत या पीजेंट से। फार्मर वॉज रिकॉग्नाइज द ऑनर ऑफ द लैंड as long as he paid the land revenue। जब तक एक किसान लैंड रेवेन्यू, सो स्टूडेंट, तब तक ही फार्मर उस लैंड का ऑनर रहता, तब तक कि वो लैंड रेवेन्यू पे कर पाता। जिस दिन वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पाता उस दिन उससे ज़मीनें उसकी छीन ली जाती। And student, one more feature is of Munro system is that revenue was fixed according to the fertility of soil। पहले fertility को check किया जाता soil की, उसके बाद ही उसके ऊपर revenue fix किया जाता। Now we'll read the impact of all three systems. The land revenue settlement introduced by the company impoverished the peasants.
स्टूडेंट वट एवर सिस्टम, 4 सिस्टम्स आर देयर, इजारदारी सिस्टम को भी जो वॉरेन हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस किया था, अगर हम इंक्लूड कर लें तो इजारदारी सिस्टम की बात करो या परमानेंट सेटलमेंट की, मुनरो सिस्टम की या महलवारी सिस्टम की, तो ये जो तीनों ही सिस्टम जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए, ये पीजेंट्स को और ज़्यादा इम्पॉवरिज्ड कर रहे थे। इम्पॉवरिज्ड का मतलब होता है टू मेक समबडी पुअर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्पॉवरिज्ड? टू मेक somebody पुअर, और ज़्यादा गरीब बना रहा था किसानों को। ये जितने भी सिस्टम ब्रिटिशर्स ने, कंपनी ने अब तक इंट्रोड्यूस किए। सो द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय द कंपनी इम्पॉवराइज द पीजेंट्स। लैंड सेलेबल कमोडिटी मिल गई। वैसे तो ज़मीनों को हमारे जो किसान थे, फार्मर थे, वो माँ मानते थे, कभी उसको सेल आउट नहीं करते थे, पर ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये सेलेबल कमोडिटी बन गई, विच कुड बी बॉट एंड सोल्ड। और मॉर्टगेज, जिसको बेचा भी जा सकता है, जिसको ख़रीदा भी जा सकता है। और मॉर्टगेज का मतलब होता है गिरवी रख देना, तो उसको गिरवी भी रखा गया। दिस हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन रूरल लाइफ एंड इकोनॉमी। इससे रूरल लाइफ और इकोनॉमी पे एक बहुत डीप इम्पैक्ट आया, जो कि पॉजिटिव तो नहीं था, नेगेटिव ही था। आई बस समझ में। यहाँ पर एक वर्ड है जिसको आप पढ़ेंगे, इम्पॉवरिज्ड। तो ये जो इम्पॉवरिज्ड का मतलब होता है टू मेक समबडी पुअर। नाउ विल डिस्कस इम्पावरिशमेंट ऑफ पीजेंट्री, किसानों का और गरीब हो जाना। तो जब ब्रिटिश रूल था स्टूडेंट, तो मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स सर्वाइव्ड ऑन वेरी स्मॉल इनकम। बहुत ही कम इनकम पे हमारे पीजेंट्स सर्वाइव कर रहे थे। कंपनी का जो रेवेन्यू डिमांड होता वो कभी भी कम नहीं होता, भले क्रॉप फेल हो जाए, ठीक है। दूसरी बात कि जो सोशल कस्टम्स हमारी सोसाइटी में हमेशा से एग्जिस्ट करते रहे, जो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि मैरिज 2 लोगों का अलाइंस होता है, 2 लोगों की इच्छा से शादी होती है। तो शादी में इतने हज़ारों लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, इतने 50 प्रकार के जो फूड आइटम सब बनवाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। पर ऐसे कुछ सोशल सिस्टम जैसे मैरिज, फेस्टिवल, ये मैरिज ले लो, फेस्टिवल ले लो, दूसरे और सोशल कस्टम जैसे डेथ में भी हम लोग खाना देते हैं, ऊपर से स्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम ऑफ ब्रिटिश, ये सारे मिलके किसानों को गरीब बनाते गए। किसान कंटिन्यू मजबूर होते गए कि वो अपनी लैंड का एक जो पार्ट है उसको सेल कर दें, या तो मनी लैंडर से मनी बोरो करें। और मनी लैंडर से मनी बोरो करना मतलब एक विशिशियस साइकिल में फंसना, जिससे आप कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। सिंस द पीजेंट्स कंसिडर देयर लैंड एज मदर, जो किसान थे वो अपनी ज़मीनों को माँ की तरह मानते थे। और स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि उस टाइम में ही ऐसा था, टिल डेट अगर आप विलेजेस में जाओगे तो उनकी जो लैंड है वो उनके लिए आज भी बहुत प्राउड का इशू होती है, वो उसे ईजिली सेल नहीं करना चाहते हैं। दे ऑलमोस्ट ऑलवेज रिफ्यूज टू सेल इट। हम आज भी वो कर रहे हैं और पहले भी करते थे। सो बोरोइंग मनी फ्रॉम मनी लैंडर वॉज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। तो जो मनी लैंडर होता था उसका जो इंटरेस्ट रेट होता था बहुत ही ज़्यादा, जिस रेट से वो ब्याज लेता था, इंटरेस्ट लेता था, वो बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। द मनी लैंडर मॉर्टगेज द लैंड ऑफ द पीजेंट, चार्ज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। मॉर्टगेज मतलब गिरवी में ज़मीनों को रख लेता, इंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा हाई रेट लेता। एक बार अगर कोई पीजेंट डेट में आया तो वो फिर मनी को कभी रीपे ही नहीं कर पाएगा। आप लोगों ने 8th क्लास में आ गए हो, अपने इंटरेस्ट तो पढ़ा ही होगा ना, कि आप कुछ पैसा उधार लेते हो, आपको कुछ सर्टेन परसेंटेज उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट के साथ वापस अमाउंट करना पड़ता है। जो मॉर्टगेज लैंड थी वो हमेशा मनी लैंडर के अकाउंट में चली जाती। जैसे ही किसान लैंडलेस होता तो उसके लिए अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाना इम्पॉसिबल सी बात होती है, क्योंकि उस टाइम तो बच्चा इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थी। आज तो सिटी एरिया में जाएंगे आप तो कहीं ना कहीं आप जॉब में एंगेज हो ही जाते हैं समहाउ। जिसको आज थोड़ा सा भी इच्छा है कि उसे कोई जॉब मिले, उसे कोई काम करना है, तो स्टूडेंट काम की कोई कमी नहीं है, स्किल्ड बंदों की रिक्वायरमेंट है, बस काम की कोई कमी नहीं है। जिसके पास स्किल्स होंगे वो कहीं ना कहीं डिस्पोज हो ही जाएगा। तो पर उस टाइम तो ऐसा भी नहीं था कि बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज थे, फ्रीलांस के प्रोजेक्ट आपको इजीली मिल जाते हैं आजकल, पहले वो भी नहीं थे। तो भैया अगर आपकी ज़मीन गई तो आप फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंट सर्वे के अकॉर्डिंग मिड 19th सेंचुरी में 8 आउट ऑफ 10 पीजेंट्स हैज अनपेड डेट। हर 10 में से 8 किसान ऐसे थे जिनके अनपेड डेट थे, अनपेड डेट, वो कर्जा जो उनसे चुकाया नहीं गया, और वो भी 10 में से 8 किसान। समझ में आ रही है बात? मतलब मैक्सिमम फार्मर तो बेचारे परेशान थे। ये जो न्यू रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था उसने भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की, एक नई क्लास बना दी ज़मींदार की,
जो कभी भी फार्मर का वेल विशर नहीं रही, फार्मर के वेलफेयर के बारे में जिसने नहीं सोचा। उनका सिर्फ एक ही एम होता था ज़मींदार का, टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द विलेजर्स। दे डिड नथिंग टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। उन्होंने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कभी नहीं किया। कोई इरीगेशन फैसिलिटी कभी प्रोवाइड नहीं की। इरीगेशन फैसिलिटीज़ वर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्ट। इरीगेशन फैसिलिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पीजेंट्स मानसून पे डिपेंड करते थे, और स्टूडेंट आप सबको पता है कि मानसून अप टू द मार्क किसी ईयर में नहीं होता। सम ईयर वो एवरेज से ज़्यादा रेनफॉल देता है, और सम ईयर इट बिलो एवरेज रेनफॉल है ना। तो हम अगर मानसून पे डिपेंड रहेंगे तो एक अच्छा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कभी नहीं दे पाएंगे, गुड कल्टीवेशन हमारा कभी नहीं हो पाएगा। पर उस टाइम तो इरीगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, एक नॉन एग्जिस्टेंसी तो एक बड़ा प्रॉब्लम था। रेन फेल कर जाती तो उस ईयर में ड्रॉट आता तो फेमाइन आ जाता। फेमाइन मतलब भुखमरी आ जाती। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाता। द फार्मर फाउंड इट इम्पॉसिबल टू सपोर्ट हिमसेल्फ एंड फैमिली ड्यूरिंग सच टाइम। और इस टाइम में कभी किसान अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाता। उनकी सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो जाती, क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता था। कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का कल्टीवेशन भी किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है फार्मर्स के लिए, वो अब हम देखेंगे। 19वीं सेंचुरी में स्टूडेंट कल्टीवेशन था जो कैश क्रॉप का, वो बहुत ज़्यादा बढ़वा दिया ब्रिटिशर्स ने। सो स्टूडेंट 19वीं सेंचुरी वो पीरियड है जो 1801 से 1900 पे ख़त्म होता है। यहाँ पर हमने देखा कैश क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप बहुत ज़्यादा ग्रो होने लग गई, और इसको ग्रो करवाते थे हमारे प्यारे ब्रिटिशर्स। वो कैश क्रॉप के एग्जाम्पल है इंडिगो, जूट, ऑयल सीड, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, कॉटन। डू रिमेंबर कैश क्रॉप्स ऑफ दैट टाइम। आज भी यही हैं लगभग, अब रबर वगैरह और ज़्यादा इंक्लूड हो जाएंगे। इंडिगो, जूट, ऑयल सीड, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, कॉटन, ये सब ब्रिटिशर्स हमसे ग्रो करवा रहे थे इंडिया में। ये जो क्रॉप थी ये ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, देखो इस टाइम तक ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, तो ये सारी चीज़ों का यूज़ ब्रिटिशर्स को चाहिए था उनकी मशीनों को फीड कराने के लिए। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होकर जो मशीन वहाँ पर से प्रोडक्शन हो रहा है, उनको फीड कराने के लिए उनको ये सारे कमर्शियल क्रॉप हमसे चाहिए थी। तो कंपनी ने इनके प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो फोर्स करते थे पीजेंट्स को कि तुम अपनी फील्ड में ये कैश क्रॉप ग्रो करो ही करो। इन कोर्स ऑफ टाइम हाउएवर दिस प्रैक्टिस रिजल्टेड इन डिक्लाइन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। ऑब्वियसली बात है, जब हर फार्मर को फोर्स किया जाएगा कि यू हैव टू ग्रो दिस कैश क्रॉप, तो जो हमारी फूड ग्रेन है उनका प्रोडक्शन कम होगा ही होगा। फिर वहाँ पर फूड सप्लाई की शॉर्टेज हो गई। आज हम लोग देखेंगे नील और इंडिगो को। ठीक है, इंडिगो क्या होता है बच्चा? नील, वो होता है ना नया उजाला चार बूंदों वाला। तो स्टूडेंट ये वही नील है जिसको हम वाइट क्लॉथ के ऊपर करते हैं, है ना। तो इंडिगो एक ब्लू कलर का डाई है जो आपको इंडिगो प्लांट से मिलेगा। ये क्लॉथ्स को डाई करने के लिए होता है। रॉयल ब्लू, नेवी ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू कलर अगर बनाना हो तो इंडिगो का यूज़ करेंगे डाई करने के लिए। इंडिगो की बहुत डिमांड थी यूरोप में। स्टूडेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया था किसको? टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इंग्लैंड में तो सारी चीज़ें मशीन से प्रोड्यूस होने लगी, तो जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन था वो मल्टीफोल्ड हो गया। अब मल्टीफोल्ड हो गया तो वहाँ पर उन लोगों को उस कॉटन क्लॉथ को कलर करने के लिए किसका यूज़ कर रहे थे वो लोग? इंडिगो को। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैड रेवोल्यूशनाइज्ड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंग्लैंड। Revolutionized textile industry in India. This increased the demand further, और इंडिगो की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती गई। ब्रिटेन को इंडिगो चाहिए था अपने क्लॉथ को डाई करने के लिए। जो इंग्लैंड का क्लाइमेट था स्टूडेंट, वो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था, तो वो इंडिगो इम्पोर्ट कराता था, क्योंकि जब उसकी ज़मीनों पे नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है वो दूसरे प्लेसेस से लेगा। तो वेस्ट इंडीज़ एंड नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ से वो क्या करता था? इंडिगो इम्पोर्ट कर लेता था। ठीक है, पर जब इंडिगो प्लांटेशन कोलैप्स कर गए लेट 18वीं सेंचुरी में, वेस्ट इंडीज़ नॉर्थ अमेरिका के जो इंडिगो प्लांटेशन थे वो कोलैप्स कर गए, तो ब्रिटेन ने हमारे इंडिया को फोर्स किया इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए, इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए। इनकी ग्रोइंग डिमांड को पूरा करने के लिए किसकी? जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, जो बड़ी बड़ी मशीनें लग गई हैं, जो बहुत सारे क्लोथ्स को प्रोड्यूस करे वन टाइम में,
उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने किसकी तरफ देखा, इंडिया की तरफ देखा कि भाई अब मैं यहाँ पर इंडिगो प्रोड्यूस करा सकता हूँ। मेडिवल टाइम से स्टूडेंट एक स्मॉल पोर्शन था लैंड का जिसके ऊपर इंडिगो कल्टीवेट होता था, पर फोर्सफुली नहीं, जिसकी इच्छा होती थी वो उसको कल्टीवेट करता था। पर यहाँ पर कंपनी ने फोर्स किया बंगाल के फार्मर को कि इंडिगो ग्रो करो ग्रो करो ग्रो करो। बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज मेजर एक्सपोर्ट टू इंग्लैंड। इंडिया का जो इंडिगो था वो मेजर एक्सपोर्ट आइटम बन गया इंग्लैंड को, क्या, इंडिगो, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ का नील बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंग्लैंड जाने लग गया। इंडिगो कल्टीवेशन बहुत बड़ा प्रॉफिट लेके आ रहा था, तो बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स ने प्राइवेटली क्या किया, इंडिगो प्लांटेशन में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। जब हम लोग देखते हैं कि कोई चीज़ बहुत प्रॉफिटेबल तो हम खुद उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही जब ब्रिटिशर्स ने देखा, ऑफिशियल्स ने देखा कि भाई ये तो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो उन्होंने भी बड़े बड़े प्लांटेशन फॉर्म्स बना लिए जिसमें वो इंडियंस से फोर्सफुली काम करवाते थोड़ा बहुत पैसा देके। इंडिगो को कल्टीवेट करना एक लेबर इंटेंसिव जॉब है, इसमें बहुत सारे लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो प्लांटर्स होते थे वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे किसी कल्टीवेटर्स से कि यू हैव टू शो इंडिगो। पर स्टूडेंट हम लोग आज देखते हैं कि डे बाय डे किसी चीज़ का प्राइस राइज करता है, पर उस टाइम में जो भी कल्टीवेटर्स इंडिगो ग्रो करते थे उन्हें हर साल दर साल पैसा कम मिलने लगा। तो जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगे इस सिस्टम में, बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था। तो 1860 में दीनबंधु मित्र ने एक बुक लिखी जिसका बुक ने एक प्ले ड्रामा, जिसको आप वो बोलते हो ना, क्या, हाँ ड्रामा ही होगा, प्ले किया। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाम का एक प्ले बनाया, द इंडिगो प्लांटिंग मिरर, द इंडिगो प्लांटिंग मिरर। नील दर्पण, दर्पण का मतलब होता है मिरर ना, कांच, कांच नहीं जिसमें हम हमारा इमेज देख सकें। In which he highlighted the atrocities committed by the indigo planters on the indigo cultivators। बच्चों जो नील दर्पण जो दीनबंधु मित्र ने नाटक बनाया, प्ले बनाया, उसमें उन्होंने नील कल्टीवेटर्स जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे उनके जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसको दिखाया। उन्होंने ये भी दिखाया कि जो इंडिगो प्लांटर्स हैं वो कितनी एट्रोसिटीज़ कमिट कर रहे हैं इंडिगो प्लांट कल्टीवेटर्स के ऊपर, ये सारा उन्होंने अपने ड्रामा में दिखाया। जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे वॉज ऑल्सो नॉट फ्री टू शो अदर क्रॉप। और इंडिगो कल्टीवेटर के साथ एक प्रॉब्लम और थी, उनको कभी भी इंडिविजुअली फ्रीडम नहीं थी खुद से कि वो किसी और क्रॉप को ग्रो कर लें। इवन इफ ही कुड नॉट बिकॉज ही फाउंड द इंडिगो क्रॉप हैड एग्जॉस्टेड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। पर अगर 1-2 साल इंडिगो ग्रो करके वो चाहते कि हम कोई और क्रॉप ग्रो कर लें तो वो ग्रो ही नहीं कर पाते स्टूडेंट, क्योंकि इंडिगो की जो रूट्स होती हैं वो डीप तक जाती हैं और इस तरीके से दूसरी क्रॉप फिर वहाँ पर ग्रो नहीं हो पा रही थी। There come a time when he had no option but to revolt। पर एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने रिवोल्ट करना ही ठीक समझा, क्योंकि वो इंडिगो उतना ग्रो नहीं कर पा रहे थे। So student, I am ending this video here. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.